को पता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के इन्वायरमेंट से घिरा होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट, जैसे कि उसके वैल्यूज़, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, लेबर यूनियंस कौन से हैं, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि उसकी खुद के इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसपे कि उसकी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस वो उस पर डिपेंड होती है कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट कैसी है। वहीं पे दूसरा इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन घिरा होता है, जहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कस्टमर्स, कंपटीटर, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडियरीज हो गए। इसी तरीके से मैक्रो में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। मैक्रो जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। माइक्रो जो कि थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। और इंटरनल तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट होता है। तो ये सारे इन्वायरमेंट जो है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्हीं के ऊपर जो है बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सारे फैक्टर यहीं पे होते हैं। तो इन इन्वायरमेंट्स में कहीं ना कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड्स चल रहा होता है, कहीं ना किसी की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इवेंट, इश्यूज, ट्रेंड, एक्सपेक्टेशन, ये चारों चीज़ें इस इन्वायरमेंट में होती हैं, चाहे वो इंटरनल में होंगी चाहे वो एक्सटर्नल में होंगी। और जिसके बेसिस पे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। इन्हीं ट्रेंड्स की वजह से, इन्हीं इशूज़ की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है, इन्हीं ट्रेंड इशूज़ की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो सकता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को इन इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किस इन्वायरमेंट में कहाँ पे कब कौन सा इवेंट हो रहा है, कब कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कब कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, किनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीज़ें कैसे पता होंगी? जब वो इस इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे। स्कैन मतलब चेक करना। तो जब वो इस इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे तभी पता चलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। तो इस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या हो गया? इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या हो गया? ये चेक करने का प्रोसेस हो गया, जहां पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, वहां पे जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो भी इशूज होती है, जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग गैदर करते हैं। और उसका रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम सेलेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो इंटरनल, वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है। द बेसिक पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज टू हेल्प द मैनेजमेंट डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किस पर्पज से करते हैं? ताकि हम जो है मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन कर सके और फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है उसको वो डिसाइड कर सके। इसलिए हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। यानी कि अगर हम टोटली कहें तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कि कब कहाँ कैसा डिसीजन लेना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो इंपॉर्टेंट चार चीज़ें हमने बताई कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको चार इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है: इवेंट्स, ट्रेंड्स, इशूज और एक्सपेक्टेशन। यानी कि इन्वायरमेंट में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी घटनाएं घट रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ किससे किस टाइप के इशूज हैं, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर्स की, लोगों की। ये चारों चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको चारों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जब भी आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। तो जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने कंपनी स्टार्ट हो रही थी तब आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, उसके बाद आप बंद कर दिया। नहीं, आपको कंटिन्यूअसली जो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी होती है। वहीं पे ये डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो ये भी इन्वायरमेंटल स्कैन क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। तो आपको डायनेमिकली यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं और इसी वजह से आपको कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना रहता है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आप समझ में गए होंगे कि ये है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, किसके बारे में? इवेंट्स के बारे में, और उसका रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब टेक्निक्स हम देख लेंगे। तो टेक्निक्स क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के? तो सबसे पहले स्वॉट। आपने सभी ने स्वॉट पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये क्या होता है? स्वॉट का फुल फॉर्म। ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का टेक्निक होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये कहाँ होती है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल इन्वायरमेंट में। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट कहाँ होती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो ऑर्गेनाइजेशन को इसको हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पे किन चीज़ों से थ्रेट यानी खतरा है। तो स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस विच गिव इट एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर। यानी कि हमारा स्ट्रेंथ है, इस मामले में हमसे कोई आगे नहीं जाता है। सपोज क्या कि क्वालिटी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी स्ट्रेंथ है, वो क्वालिटी कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती, तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ हो गई। एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉय सिर्फ उन्हीं के
पास है। तो स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से वीकनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस विच मेक इट डिसएडवांटेज रिलेटेड टू कंपटीटर, यानी कि कंपटीटर के मुकाबले आपके पास वो कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस होती है, आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना है। और हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वीकनेस को घटाना है, यानी जो भी वीकनेस है उसको हटाना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, ओ से अपॉर्चुनिटीज हो गई। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि बहुत सारे इन्वायरमेंट में ऐसी घटनाएं घट रही होती है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप वहां पे अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले तो आप सक्सेसफुल हो सकते थे। आपको उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसको ग्रैब करना है। एलिमेंट्स इन ए कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट अलाउड इट टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो हर जगह बहुत सारे मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी को आपको तलाश करते रहना है जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और वहीं पे थ्रेट, बहुत सारे ऐसे बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से आपको खतरा भी हो सकता है, तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना है और उससे हैंडल करने के लिए तैयार रहना है। एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कुड इंडेंजर द इंटीग्रिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंजर में डाल सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है। तो वीकनेस और थ्रेट को हटाना है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। स्वॉट एनालिसिस, ये क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का तरीका है। नेक्स्ट टेक्निक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, दैट इज पेस्टेल, PESTEL। ये क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। ये आपका पेस्टल का फुल फॉर्म होता है। पॉलिटिकल, पी से पॉलिटिकल, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी क्या है, लेबर लॉज क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं, एग्जिम पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो आपके जो है चार्जेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपको इस इन्वायरमेंट के बारे में पता रहना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो रही हैं, कौन से लॉज चेंज हो रहे हैं, कौन से रेट्स चेंज हो रहे हैं, कौन से कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इसी तरीके से इकोनॉमिकल हो गया, तो इकोनॉमिकल में इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट में क्या चेंज हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम घट रही है बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपको इसके बारे में आइडेंटिफाई करके हमेशा आपको अप टू डेट रहना है और अपने अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है इंप्रूव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरीके से सोशल में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करियर एटीट्यूड क्या है लोगों के बीच में, कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं, क्या है, सेफ्टी एम्फेसिस क्या है, हेल्थ कॉन्शियसनेस कितनी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कल्चर बैरियर्स कौन कौन से हैं, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और यहीं से आपकी स्ट्रेंथ भी बनती है, आपका वीकनेस भी, आपका अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और इन्हीं चीज़ों से आपको थ्रेट भी होता है। फिर है आपका टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल में कौन कौन से एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज हो रही है, डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है। तो अगर आप आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो आपको ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो, आपकी टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D एक्टिविटी, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर ध्यान रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस भी आपके अंदर है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंटल, यानी कि वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज, प्रेशर फ्रॉम एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी वजह से कुछ भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकते, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी स्कैन करके देखने, क्योंकि यहाँ से भी आपको खतरा हो सकता है कि सपोज करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचा तो आपके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है या फिर आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ब्रांड इमेज खराब हो सकता है। तो आपको इस इन्वायरमेंट को भी स्कैन करते रहना चाहिए। वहीं पे लास्ट है लीगल, यानी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, एंटीवायरस लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हो गया, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, हेल्थ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एक्ट हैं, तो आपको उस एक्ट को, उस लॉज को भी फॉलो करके ही चलना है। तो आपको इसके बारे में भी अप टू डेट होना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का जस्ट मतलब क्या है कि आपको सारे इन्वायरमेंट के बारे में जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे रूल रेगुलेशन को आपको सही से फॉलो करना है, सारे लॉज को सही से फॉलो करना है, सोसाइटी को जो नॉर्म्स होते हैं उसको सही से फॉलो करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करना है, टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना हैंडल करना है, सेटअप करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, ये होता है पेस्टल एनालिसिस। नेक्स्ट टेक्निक है आपका टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दैट इज ईटॉप। ईटॉप यानी कि एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट में किन किन चीज़ों से थ्रेट है और किन किन चीज़ों से अपॉर्चुनिटी है, किन किन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी है, उसका एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो क्या कहलाता है, ईटॉप इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ईटॉप एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसमें जो है जो कि हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। ETOP, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ये जो डेवलप किया गया था ग्लूएक ने, इसको इस एनालिसिस को डेवलप किया था ETOP को, ग्लूएक। नेक्स्ट है क्वेस्ट एनालिसिस क्या है, ये जो है बर्ट नैनस एंड सेल्विन एंजर ने जो है इसको 1980s में जो है डेवलप किया था, बर्ट नैनस एंड सेल्विन एंजर ने। तो क्वेस्ट क्या है, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, यानी कि दिस इज अ टेक्निक स्कैनिंग प्रोसीजर डिजाइन टू असिस्ट executor and planner to keep side by side of change and its implication for the organizational strategies and plan। तो क्वेस्ट में क्या करते हैं कि हम क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, यानी कि क्विकली जो हम इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेते हैं, जिससे कि हम हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस है वो चल रहा है, साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, उसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रेटजीज और प्लान्स पे, स्ट्रेटजीज पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में हम उसको जानकारी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज या प्लान्स को भी डेवलप करते हैं। तो क्वेस्ट यानी कि क्विकली इन्वायरमेंट स्कैन कर लेते हैं और उसका क्या इंप्लीकेशन पड़ने वाला है उसको हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रख लें, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज और प्लान तैयार करके रखते हैं, तो क्वेस्ट होता है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बर्ट नैनस एंड सेल्विन एंजर ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है जो IFE और EFE, आपने देखा होगा। IFE यानी कि इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन, IFE मैट्रिक्स, वहीं पे EFE क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर के इवैल्यूएट करते हैं और इंटरनल IFE में हम इंटरनल फैक्टर को इवैल्यूएट करते हैं। तो IFE क्या है, इज ए स्ट्रेटजी टूल यूज्ड टू इवैल्यूएट फर्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट एंड टू रिवील इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। तो IFE में हम क्या करते हैं कि इवैल्यूएट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करके हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिवील करते हैं कि कितने हम स्ट्रांग हैं, कितने हम वीक हैं। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स होता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स है जहां पे हम एग्जामिन करते हैं कंपनीज के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और आइडेंटिफाई करते हैं कहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और किन किन चीज़ों से थ्रेट है, और उसके अकॉर्डिंग हम कहां खड़े होते हैं, क्या हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने लायक हैं और हमें थ्रेट से कितना नुकसान पहुंच सकता है, जो भी खतरे हैं उनसे हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है और क्या हम उसको डील करने के लिए, उन थ्रेट से डील करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या होता है, नॉर्मली करंट बिजनेस कंडीशन को एसेस करने के लिए यूज किया जाता है। IFE और EFE, इन IFE मैट्रिक्स और EFE यानी कि इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से हम अपनी करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम करंटली कितने हमारे पास स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेसेस है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है और कितना हमें उसको ग्रैब कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से हमें खतरा है। तो ये असेस करने के लिए हेल्प करता है। तो IFE और EFE मैट्रिक्स प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोसेस पूछा जा सकता है कि क्या प्रोसेस है। देखिए, तो IFE और EFE में दोनों में सेम प्रोसेस होता है, बस इंटरनल में जब हम बात करते हैं तो जो पहला लिस्ट फैक्टर होता है, पहला स्टेप, वहां पे हम इंटरनल फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं, वहीं पे EFE में पहला स्टेप में हम एक्सटर्नल फैक्टर को लिस्ट करते हैं। तो देखिए, लिस्ट फैक्टर, पहला स्टेप क्या है, लिस्ट फैक्टर, गैदर ए लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, डिवाइड फैक्टर इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यानी कि अगर आप EFE मैट्रिक्स बना रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बीच में डिवाइड कर देंगे, यानी कि कौन कौन सी जो लिस्ट की है अपने फैक्टर्स, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं और कौन कौन से फैक्टर जो थ्रेट दे रहे हैं, उसमें डिवाइड कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन कर यानी कि IFE कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो फैक्टर आपने इकट्ठा किए हैं इंटरनल वाले, वो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहीं पे आपको डिफरेंस करना है, बाकी सब जगह सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है कि असाइन वेट। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, लिस्ट किए हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट में, उनको वेट देना है। असाइन ए वेट टू ईच फैक्टर, द वैल्यू ऑफ ईच वेट शुड बी बिटवीन 0 and 1, यानी कि जो आप वेट देंगे वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। टोटल आपका जो वेट होगा, चाहे अपॉर्चुनिटी थ्रेट का, चाहे आप स्ट्रेंथ वीकनेस का, यानी कि या तो आप EFE बना रहे होंगे या तो IFE बना रहे होंगे। तो अगर आप EFE बना रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में जो भी फैक्टर है उनका टोटल जो होगा वेट, जो वेट असाइन करेंगे वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, 0 मतलब कि क्या होता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसे फैक्टर्स जिसको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप उसको क्या कहते हो, 0 दे देते हो। वहीं पे आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको 1 तक दे सकते हो। 1 मीन्स द फैक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एंड क्रिटिकल वन, यानी जिसको आप 1 असाइन करेंगे यानी कि वो फैक्टर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वेट टुगेदर शुड इक्वल टू 1, और जो टोटल वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में जो भी फैक्टर्स हैं सभी का जो वेट करेंगे तो उसको आपको इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है, आप जब वेट असाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है फैक्टर्स को रेट करना है, रेटिंग देनी है, यानी रेटिंग जो है 1 से 4 तक देनी है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कितना जो है रेडी है कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेवर में है कि नहीं है उन फैक्टर्स के। तो 1 to 4 के बीच में रेटिंग करनी होती है, जैसे कि जो फर्म्स की करंट स्ट्रेटजी है वो फैक्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करिए। अगर पुअरली रिस्पॉन्स करी है तो 1 रेट करेंगे, बिलो एवरेज है तो 2, और एबव एवरेज है तो 3, और अगर सुपीरियर है तो 4 रेटिंग उसको आप जो है देंगे। तो वेट आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, रेटिंग आर कंपनी स्पेसिफिक। जो वेटेड है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक
स्पेसिफिक होता है, वहीं पे जो रेट आप करते हो वो कंपनी स्पेसिफिक होता है। ओके, देन आपका आता है मल्टीप्लाई वेट बाय रेटिंग। तो आपने जो वेट को असाइन किया और जो आपने रेट फैक्टर यानी कि दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप दोनों के जो वैल्यूज हैं उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका जो है ये आ जाएगा वेटेड स्कोर फॉर ईच फैक्टर। तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो वेटेड स्कोर फॉर ईच फैक्टर, हर फैक्टर के सामने आप उसको लिखेंगे। उसके बाद जो वेटेड स्कोर है सभी फैक्टर्स को उसकी टोटल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल ऑल वेटेड स्कोर, यानी कि जो ऑल वेटेड स्कोर्स हैं उसका टोटल आपको कर देना है। एड ऑल वेटेड स्कोर फॉर ईच फैक्टर, दिस विल कैलकुलेट द टोटल वेटेड स्कोर फॉर द कंपनी। तो टोटल वेटेड स्कोर जो आएगी उसी के बेसिस पे कंपनी जो है डिसाइड करती है कि वो कितनी स्ट्रेंथ में है या फिर वो वीक में है, कौन से पोजीशन पे उसकी रेटिंग अच्छी है या फिर पुअर है, वो स्ट्रेंथ अच्छी है या फिर पुअर है, उससे आइडेंटिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो सारे फैक्टर को लिस्ट करना है, अगर आप ईएफई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर को लिस्ट आउट करेंगे अपॉजिटिव और थ्रेट में, अगर आप आईएफई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस में सारे फैक्टर्स को लिस्ट करना है। उसके बाद आपको सारे फैक्टर को वेट असाइन करना है 0 से 1 के बीच में, टोटल 1 आना चाहिए, और फैक्टर को रेट करना है कि आपकी जो करंट स्ट्रेटजी है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उन फैक्टर्स को 1 से लेकर 4 के बीच में, 1 मतलब पुअर और 4 मतलब कि सुपीरियर। फिर उसके बाद जो वेट है और फैक्टर है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास वेटेड स्कोर आ जाएगा हर फैक्टर के लिए। उसके बाद सारे फैक्टर जो वेटेड स्कोर है उसको ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल वेटेड स्कोर आ जाएगा, और वही टोटल वेटेड स्कोर आपको बताएगा कि आपकी जो कंपनी है वो गुड कंडीशन में या फिर पुअर कंडीशन में यानी वीक कंडीशन में है। तो जितना ज़्यादा वेटेड स्कोर होगा उतना गुड कंडीशन होगा, जितना कम होगा उतना ही आपका पुअर कंडीशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन पुअर कंडीशन में होगी। तो आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये है कि ये आईएफई मैट्रिक्स है। आईएफई मैट्रिक्स में देखिए हमने क्या किया, फैक्टर को लिस्ट आउट कर लिया है स्ट्रेंथ में और वीकनेस में, सभी फैक्टर्स को हमने क्या किया, देखिए सामने राइट साइड में वेट, तो सभी को हमने वेट असाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हमने रेटिंग कर दी, फिर वेट और रेटिंग को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वेटेड स्कोर आ गया सारे फैक्टर का। फिर नीचे देखिए 2.94 राइट साइड में सबसे नीचे है 2.94, ये क्या है, टोटल वेटेड स्कोर है सारे फैक्टर का, हमने ऐड कर दिया। तो 2.94 ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपकी गुड कंडीशन होगी, जितना कम होगा उतना ही वीक कंडीशन होगी। तो आईएफई मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आप ईएफई मैट्रिक्स का देख सकते हैं। तो ये ईएफई मैट्रिक्स यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फैक्टर में अपॉजिटिव और थ्रेट को हमने पॉइंट आउट कर लिया, फिर अपॉजिटिव थ्रेट में उसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद सभी फैक्टर्स को हमने क्या किया, वेट असाइन कर दिया है और फिर रेटिंग दे दी है। रेटिंग के बाद वेटेड और रेटिंग को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वेटेड फैक्टर आ गया, सभी के वेटेड स्कोर आ गया सभी फैक्टर्स के लिए, और फिर हमने उसका समीशन कर लिया तो 3.31 टोटल वेटेड स्कोर आ गया है, जिसके बेसिस हम ये मान सकते हैं कि हमारा कंडीशन गुड कंडीशन है या फिर हमारी पुअर कंडीशन है, वीक कंडीशन है। तो ये आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से एससीपी अप्रोच है, एससीपी मॉडल है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रोच। तो ये भी मॉडल है जो कि आपको हेल्प करता है, एक तरीके का एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेन करता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट कंडक्ट और उसकी परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है, उनके बीच में कनेक्शन डेवलप करता है। ये एक तरीके का मॉडल है जो कि हेल्प करता है कि किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। द स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉडल इज यूज टू ट्रेस द कॉज ऑफ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, यानी कि जब आपको पता होगा कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अच्छी है या पुअर है तो क्यों है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस आप किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के कारण को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके हिसाब से आप जो है अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो। ये जो एससीपी अप्रोच है ये पहली बार जो डेवलप किया गया था, ये इकोनॉमिस्ट हैं एडवर्ड चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन 1933 में इन्होंने पब्लिश किया था, और इस मॉडल को डेवलप किया था किसने, जो एस बेन ने, जो एस बेन ने इसको डेवलप किया था। और ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक मॉडल है जो कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को कॉस्ट को जो है ट्रेस करने में हेल्प करता है। और ये इसमें ये भी बताता है कि जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है उस इंडस्ट्री में फर्म्स के कंडक्ट पे, और वो जो फर्म्स का कंडक्ट होता है वो डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर पे। आर्ग्यूज दैट, यानी कि एससीपी मॉडल ये कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म कंडक्ट, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर पे फर्म्स की कंडक्ट डिपेंड करती है, और विच इन टर्न डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस, और उसी के बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस डिटरमाइन की जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है उसी पे फर्म्स की कंडक्ट डिपेंड करती है, फर्म्स की कंडक्ट की वजह से परफॉर्मेंस डिटरमाइन होता है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन कंडक्ट ऑफ फर्म्स व्हिच डिपेंड्स ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर है, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कहते हैं ना मोनोपोली है, डुओपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, प्राइसिंग बहुत टफ है, वहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ बायर्स कम है, या फिर वहाँ पे जो है सेलिंग जो है रेगुलर नहीं होती है, सीजनल सेलिंग है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर को शो करती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फर्म्स वहाँ पे परफॉर्म करती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस होती है किसी भी इंडस्ट्री की। अब हम देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फर्म्स के यहाँ पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि वही चीज़ें, कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा
कैसा है, मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, या फिर डुओपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, नंबर एंड साइज ऑफ फर्म्स कितना है उस इंडस्ट्री में, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट यानी कि उस इंडस्ट्री में आना जाना कितना आसान है, टाइप ऑफ फर्म्स किस टाइप की फर्म्स उस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है यानी कि वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो पा रही कि नहीं हो पा रही, यानी कि जितनी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैसा है, वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, डिमांड स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, पावर एंड साइज ऑफ कस्टमर कैसा है उस इंडस्ट्री में, और सेल्स यानी कि रेगुलर सेल्स है या फिर सीजनल सेल्स है या फिर ईयरली सेल्स होते हैं, इस तरीके से आप जो वहाँ पे उसके हिसाब से आपका मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, और इसी की मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आपका फर्म्स का कंडक्ट डिपेंड करता है। भाई ऑब्वियस बात है, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, मर्जर एक्विजिशन की डिसाइड करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, आप जो है इनोवेशन करेंगे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी आप लेके आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में है, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप R&D, मर्जर एक्विजिशन, इनोवेशन, प्रोडक्ट डिफरेंस। जैसे IT इंडस्ट्री में है तो IT इंडस्ट्री में तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ जो है आप इनोवेशन करते रहे, नई नई टेक्नोलॉजी लेते आते हैं, 2G 3G 4G 5G आप देखेंगे, एंड्रॉइड फ़ोन्स हो गए, मल्टीमीडिया फ़ोन्स हो गए, तो आए दिन नए नए सारे ऐप्स आते रहते हैं, तो ये इनोवेशन यहाँ पे होता रहता है। तो IT इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस भी क्या है देखिए अच्छी है, यानी नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, R&D होते रहते हैं, तो वहाँ की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर पाएंगे आप, तो परफॉर्मेंस हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, इंडस्ट्री का, लोगों का, फर्म्स का, और शेयर होल्डर का रिटर्न भी जो है वो टोटल जो है TSR जो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न है वो भी बढ़ रहा है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ कही गई है, SCP अप्रोच इसी में हेल्प करता है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सके, उसके कंडक्ट को और उसकी परफॉर्मेंस को। तो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस किस वजह से जो है अच्छी है, और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो फंड्स की कंडक्ट पे, और फंड्स की कंडक्ट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ को एनालाइज करने में ये हेल्प करता है, जिसके बेसिस पे आप जो है अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे वो इंडस्ट्री जहाँ पे कंपटीशन हाई होता है, आप सपोज करें कि मार्केट स्ट्रक्चर है ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन हाई है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है, तो वहाँ पे और क्या चाहिए तो वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कंपनीज़ के लिए, बहुत सारी कंपनीज होंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस तो अवेलेबल होते नहीं है, तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में क्या है, इंडस्ट्री जो है वो सोशल वेलफेयर के मैक्सिमाइज कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो आप आपका जो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो लॉन्ग रन में जाके कंप्लीट हो, यानी कि अचानक से आप जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन मोनोपोली के अगर आप सपोज करें कि कंपटीशन कम है, मोनोपोली है, तो वहाँ पे जो है ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं फर्म्स के पास, और वो जो है कुछ शॉर्ट टर्म में ही जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉन्ग रन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर करने का मौका मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे आप उसकी परफॉर्मेंस भी होती है। माइकल पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, तो ये डेवलप किया गया था माइकल पॉर्टर द्वारा। तो पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एक्चुअली में इंडस्ट्री की एनालिसिस करने में हेल्प करता है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हेल्प करता है। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, 5 कम्पिटिटिव फोर्सेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस डिपेंड करती है, और उसी के बेसिस पे जो क्या होती है, कंपनी होती है, जो कॉर्पोरेट होते हैं, वो अपनी जो है स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। तो अभी जो इससे पहले आपने देखा स्वाट एनालिसिस हो गया, पेस्टेल एनालिसिस हो गया, क्वेस्ट हो गया, ईटॉप हो गया, IFE या फिर EFE मैट्रिक्स हो गया, ये इंडस्ट्री लेवल, ये जो है कंपनी लेवल पे था। ये जो माइकल पॉर्टर 5 फोर्सेज मॉडल है, ये क्या है, ये इंडस्ट्री लेवल पे है। तो 5 इंपॉर्टेंट फोर्सेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। पॉर्टर 5 फोर्सेज इज ए मॉडल दैट आइडेंटिफाई एंड एनालाइज 5 कम्पिटिटिव फोर्सेज दैट शेप एवरी इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो 5 कम्पिटिटिव फोर्सेज होते हैं उसकी एनालिसिस को ही पॉर्टर 5 फोर्सेज मॉडल कहते हैं। और ये जो एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी इंडस्ट्री की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में, जिसके बेसिस पे कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करती हैं। 5 फोर्सेज एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को जो है बेस बनाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है किसी भी इंडस्ट्री की, उसके बेसिस पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं, 5 फोर्सेज हैं जो कि पॉर्टर 5 फोर्सेज मॉडल में एनालाइज किए जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए। तो वो 5 फोर्सेज है, पहला राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स, यानी कि जो किसी भी इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी कंपटीटर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में क्या राइवलरी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर की कितनी बार्गेनिंग पावर है किसी भी इंडस्ट्री में। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर की क्या बार्गेनिंग पावर है किसी भी इंडस्ट्री में। और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, न्यू एंट्रेंस का कितना खतरा है किसी भी इंडस्ट्री में, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में नए कंपनीज का आना और नए कंपनीज का बाहर जाना कितना आसान है, कितना टफ है वो। और वहीं पे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, यानी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का कितना खतरा है किसी भी नए
किसी भी इंडस्ट्री में। तो ये 5 फोर्सेस हैं जिसकी एनालिसिस की जाती है और इसी के एनालिसिस के बेसिस पे वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और उसी के बेसिस पे कॉर्पोरेट अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। किसी भी इंडस्ट्री में घुसना कितना आसान है, वहाँ से बाहर आना कितना आसान है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बाहर कितनी है, एग्जिस्टिंग जो कंपटीटर्स उनके बीच में राइवलरी कितनी है, वही उसकी एनालिसिस को ही पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड्स है, आप ऊपर देख सकते हैं थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड्स, यानी कि एंट्री के लिए क्या बैरियर्स हैं, इकोनॉमी में स्केल कैसा है उस इंडस्ट्री में, ब्रांड लॉयल्टी क्या है इंडस्ट्री के लोगों की, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होती हैं उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है उस इंडस्ट्री के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस किया जा सकता है कि नहीं किया सकता उस इंडस्ट्री में, स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी इंडस्ट्री के लिए। इसी तरीके से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, साइज क्या है, कस्टमर ऑर्डर का साइज क्या है, मतलब कि कितने सिंगल यूनिट में प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है कि मल्टीपल यूनिट में प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है, कंपटीटर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या नहीं है, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है। तो इसी तरीके से आप जो है बाकी सारे फैक्टर्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो बात करें तो 5 फैक्टर्स जो है वो पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइवलरी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग कंपटीटर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो इसी के बेसिस पे किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी के बेसिस पे जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो अपनी जो है स्ट्रेटजीज डेवलप करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।